आज सुबह पत्रकार जगत में तब हंगामा मच गया जब एक के बाद एक कई पत्रकारों के घरों और दफ्तरों पर छापों की खबरें आनी शुरू हो गई। ये छापे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक साथ कम से कम 35 जगहों पर मारे। कई पत्रकारों पर पड़े ये छापे एक न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ दायर केस के सिलसिले में मारे गए। न्यूज क्लिक के खिलाफ ये छापे बेहद सख्त कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत दर्ज केस के सिलसिले में डाले गए हैं। न्यूज क्लिक वेबसाइट चीन से अवैध फंडिंग हासिल करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के दायरे में है। न्यूज क्लिक के दक्षिण दिल्ली स्थित कार्यालय में भी छापा मारा गया और उसे सील कर दिया गया। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और संपादकों के घरों पर छापे मारे गए। इसके अलावा दिल्ली NCR में कई जाने माने और वरिष्ठ पत्रकारों के घर पर भी सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की दबिश दी गई। इनमें वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, अनिंद्यो चक्रवर्ती और भाषा सिंह शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी किसी न किसी तरह न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन पत्रकारों के घरों से उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डायरियां और तमाम और जानकारियां जांच के लिए जब्त कर ली। इसके अलावा कई पत्रकारों को पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए भी ले गई। पत्रकारों के अलावा मुंबई में नागरिक अधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवा, जो इससे पहले भी और मामलों में गिरफ्तार हो चुकी हैं, और गाजियाबाद से कॉमेडियन और सेटायरिस्ट संजय राजौरी, इनको भी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी स्थित दफ्तर ले गई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि कुल 46 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इनमें से 37 पुरुष थे, 9 महिलाएं शामिल थीं। इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती शामिल हैं। इसके अलावा जिन बाकी पत्रकारों को पुलिस ले गई, उन्हें पुलिस ने कुछ घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया। आज सुबह 6:30 बजे 9 लोग आए हैं हमारा घर पे 6:30 बजे। हाँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उनके साथ में यहाँ आया। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाया कि मेरा बीबी का जो भाई है अमेरिका में, उनसे फोन में बात किया कि नहीं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा आप दिल्ली रायट कवर किया? बोले ना। आपने किसान आंदोलन कवर किया? बोला हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ पे 8:30 बजे से हूँ, अभी 6 बजने वाले हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। ये मुझे कहना मुश्किल है, सैकड़ों लोग होगा। पुलिस वालों को भी देखा सर अपनी आंखों से, अगर पुलिस वालों को भी देखे, न्यूज क्लिक है मेरा बहुत सारे थे, हमें गिना नहीं सर। 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। अगर हवलदार भी है जो पुलिस वालों है तो उनको भी जोड़ दीजिए ना। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई वॉज फॉर्मर एडिटर ऑफ राज्यसभा टीवी, सो आई विल सर्टेनली स्पीक, बट लेटर, नॉट टुडे, नॉट जस्ट नाउ। कुछ जो भी बता सके नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं हम बोलेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली पुलिस इन छापों के सिलसिले में CPM महासचिव सीताराम येचुरी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास भी पहुंची। उनके आवास पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी रहते हैं। इनमें से एक का बेटा न्यूज क्लिक पोर्टल में काम करता है। पुलिस उसका जो लैपटॉप है और मोबाइल, उसको भी जब्त करने के लिए वहां पर गए। देखिए, ये है देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत। अब हर साल जो बिगड़ता जा रहा है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसका सबूत है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कुछ केस न्यूज क्लिक के बारे में। वो केस के चलते हुए जो भी न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया, उनकी सामग्री भी उठा ले गए, सुना। कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन क्या है ये केस, क्या है ये चार्ज, किस लिए उनको पूछताछ कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
जिनके पास गए भी वो जब पूछे कि क्यों आए हो, उनके पास कोई जानकारी नहीं। अब ये क्या हो रहा है देखते हैं। वो पहुंच गए हमारे घर पे, क्योंकि हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है वो भी रहते हमारे साथ, और उसका लड़का जो है न्यूज़ क्लिक में काम करता है, तो उससे पूछताछ करने के लिए रेड कर दी सुबह। तो ये अब क्या है इसके मामले में भी पीछे वो उसकी जानकारी की जरूरत है। वो क्यों नहीं बता रहे कि किस लिए हो रहा है। पत्रकारों पर हुई इस छापेमारी को लेकर तुरंत पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि जातीय गणना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां अपनी जांच के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। जो केंद्र में सत्तासीन हैं वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। 30 से अधिक जगह छापे डाले गए और वो पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार जो शासन से सवाल करते हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया गया है तो इसकी तो मैं निंदा करता हूं। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। उधर पत्रकारों पर छापों के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ है। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार, जिन लोगों को हम जानते हैं बहुत दिनों से, बहुत बड़े अखबारों में काम किया है और 30-40 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, इसको जिस ढंग से पुलिस उठाए ले गया घर से, ये शर्मनाक है। कोई लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता है। इसलिए हम लोग तो बहुत ही इसके लिए कंसर्न एक्सप्रेस किया कि क्या बात है, ऐसे कौन सी घटना हुई। इसके लिए हम सरकार से भी पूछा कि इसके कारण क्या है, किस कारण से, किस अपराध के कारण से आप इन लोगों को इस तरीके से उठा के गया। आज जो टेररिस्ट के खिलाफ जो कानून लगाया जाता है, पत्रकार के वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ आप टेररिस्ट का कानून यूएपीए लगा रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा। तो ये तो हमें सबसे पहले खुलासा करना चाहिए कि किस कारण से हुआ। इसलिए पत्रकारी समुदाय में बहुत ही बेहद दुख के साथ साथ रोष भी रहा था। आज सारे पत्रकार अचानक सब इकट्ठा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हो गए। हमें जानकारी मिला है कि 1-2 पत्रकार को शायद वो छोड़ दिया है, लेकिन बाकी का हाल अभी भी हम लोगों को पता नहीं है। एफआईआर का क्या है पता नहीं है। जो घर से मोबाइल लैपटॉप लेके चला गया उसका सीजर लिस्ट नहीं दिया गया, ये भी सुनने में आया है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। पत्रकारों की एक संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी ने भी पत्रकारों से इस तरह की पूछताछ पर गहरी चिंता जताई। गिल्ड ने कहा है ये छापे मीडिया का गला घोंटने की एक और कोशिश है। कानून बेशक अपना काम करे, लेकिन सही प्रक्रिया पर अमल हो। इन्हीं खास अपराधों की जांच से भय का आम माहौल ना बनाया जाए। बोलने की आजादी और असहमति और आलोचना की आवाजों को न दबाया जाए। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की एक बड़ी अहमियत है। लोकतंत्र के चौथे खंबे का सम्मान और संरक्षण हो। दरअसल आज के छापों से पहले इस पूरे मामले ने इस साल अगस्त में तूल पकड़ा, जब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने फंड दिया था, जो चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने में भी शामिल रहे। यह मुद्दा संसद में भी उठा था और सरकार के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी आरोप लगाया था कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों और चीन के साथ मिलकर देश को बांटने और निरंकुशता फैलाने की साजिश कर रही है।
आपको ये भी बता दें, ये उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला सरकार दे रही है, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स को इससे पहले कई बार यही सरकार उसकी आलोचना भी कर चुकी है। ये कह चुकी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एजेंडा है हमारी सरकार के खिलाफ। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़े अभियान को अंजाम दे रहा है, जिसमें अथाह पैसा खर्च किया जा रहा है और इसका संपर्क भारत तक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस अभियान के केंद्र में एक अमेरिकी अरबपति, जैसे कि हमने आपको बताया, नेवल रॉय सिंघम है, जो धुर वामपंथी हितों से जुड़े समाजवादी दानदाता के तौर पर जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। एनवाईटी की रिपोर्ट का यह कहना है कि उसने सिंघम के ग्रुप द्वारा खर्च किए गए करोड़ों डॉलरों का इस्तेमाल देखा है और इन्हें चीन की सरकार के हित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई दिल्ली में कॉरपोरेट फाइनेंस से पता चला है कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज साइट को फाइनेंस किया, जो अपनी कवरेज में चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा से जुड़े मुद्दों का प्रसार करता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ UAPA, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में ये इस्तेमाल किया जाती है ये धारा, गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कानून सन 68 में ये बना था और उसके बाद इसमें 2004 और 2019 में संशोधन भी किए। इस कानून के तहत केंद्र सरकार को पूरी शक्तियां दी गई हैं, जिनके जरिए केंद्र सरकार किसी गतिविधि और गैर कानूनी मान सकती है किसी को भी, और सरकारी गैजेट में इसकी घोषणा कर सकती है। इस कानून के तहत गैर कानूनी गतिविधि का मतलब किसी व्यक्ति या संस्था की ऐसी कार्रवाई से जो देश की भौगोलिक अखंडता यानी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने में के मकसद से की जा सकती है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा का भी प्रावधान है। UAPA भारतीय जो भारत है उसमें ही नहीं, विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। यहां तक कि अगर देश के खिलाफ अपराध विदेशी जमीन पर भी हुआ हो तो इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। UAPA के तहत जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के अधिकतम 180 दिन में चार्जशीट दायर करनी होती है और चार्जशीट दायर करने के लिए जांच एजेंसी कोर्ट से और समय भी मांग सकती है। 2004 के संशोधन में गैर कानूनी गतिविधियों के तहत आतंकवादी हरकतों को भी शामिल किया गया और इसके तहत 34 संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। 2019 में सरकार ने इसमें एक और संशोधन किया, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को कुछ आधारों पर आतंकवादी या आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। जैसे नंबर 1, वो आतंकवाद की घटना को अंजाम दें या उसका हिस्सा बने। नंबर 2, आतंकवाद की तैयारी करें। नंबर 3, आतंकवाद को बढ़ावा दें। नंबर 4, किसी और तरह से आतंकवाद में शामिल हो। UAPA के तहत जमानत बहुत मुश्किल है। UAPA का सेक्शन 43D5 कहता है कि इस कानून के तहत किसी भी आरोपी को तब तक जमानत या बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि सरकारी वकील को जमानत की याचिका पर न सुन लिया जाए। यह भी कहा गया है कि आरोपी जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा अगर केस डायरी और रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट इस विचार की हो कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में सही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर यानी कि प्रथम दृष्टया, जिसे कहते हैं प्राइमा फेसाई, उसकी परिभाषा देते हुए यह कहा है कि अदालतों को सबूतों या परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार द्वारा तैयार किए गए केस को संपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से जमानत मिलनी और मुश्किल होगी। UAPA के तहत एक खास बात यह भी है कि इसमें आरोपी की गैर हाजिरी में भी उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है और ये उन गिने चुने सख्त कानूनों में से एक है जहां सबूत का भार आरोपी पर होता है। इसका मतलब यह है कि खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है।
यानी आरोपी को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, जबकि सामान्य कानूनों में यह जिम्मेदारी सरकार या पुलिस की जांच एजेंसी पर होती है कि वो आरोपी को दोषी साबित करे। इस कानून के तहत जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों और जब्त करने के लिए डीजीपी की इजाजत लेनी होगी। अगर जांच एनआईए के हाथ में है तो संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी जरूरी होगी। इस कानून के तहत पुलिस को डीएसपी या एएसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी को जांच का अधिकार होगा। अगर जांच एनआईए के हाथों में है तो इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी को जांच का अधिकार होगा। अगर किसी के खिलाफ यूएपीए लग जाए तो यह कितना गंभीर हो सकता है, इसके बाद किसी के पास क्या कानूनी विकल्प हो सकता है, इस पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील अमन लेखी से। यूएपीए एक वैलिड लेजिस्लेशन है जो ऑन ओकेजन ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है, पर इसका यूज थोड़ा ढंग से होना चाहिए। क्यों इसका क्या बोलता हूँ, पहला जो नॉर्मली ये लोग करते हैं, ये 14, 13 और 15 को इकट्ठा लाते हैं। 13 इज पनिशेबल एंड 14 अनलॉफुल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्टिविटी, 14 और 15। 14-15 म्यूचुअली डिस्टिंक्ट हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल अलग हैं। अगर एक 14 का केस है तो 15 का केस ऐसे टेररिज्म का केस नहीं हो सकता है, पहली बात। तो ये जो लगाते हैं 13 और 15 इकट्ठा या 14-15 इकट्ठा है, गलत है, क्योंकि उसका मतलब उनकी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग इसकी गलत है, पहली चीज। दूसरी, ये यूएपीए के साथ कोई रिलेटेड ऑफेंसेस ले आते हैं, लाइक 153A जैसे अभी इसने किया है ना। 153A जो ऑफेंस है दैट इज ऑर्डिनरी अंडर ऑर्डिनरी लॉ, एंड जो यूएपीए का ऑफेंस है वो नेशनल सिक्योरिटी एंड देयरफॉर लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, पब्लिक ऑर्डर का होता है। तो जैसे वो 13 और 15 को लाते हैं जो गलत है, वो 15 को 153A के साथ लिंक करना ये भी एक गलत चीज है। अब मैं ये गलती इस करके बोल रहा हूं, जब ये ऐसी चीजें करते हैं तो एक बोनाफिडी मेजर जो जायज हो सकता है और जिसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हाँ इसके अंदर एक्शन लिया जा सकता है, जो सेक्शन इन्वोक करते हैं और जो कॉम्बिनेशन सेक्शन लाते हैं उसके अंदर ये समझ में आता है कि जो अक्यूज कर रहे हैं इनको खुद ही पूरी तरह जानकारी नहीं है कि ऑफेंस क्या है। तो जब तक जो बंदा अक्यूज कर रहा है उसको एक क्लैरिटी नहीं है कि जिस चीज को डील कर रहा है वो है क्या, तो उसकी एक्यूजेशन का मायना नहीं है। इस करके जब सरकार ऐसे ऑफेंसेस को डील करती है और यूएपीए जैसे लॉ को इन्वोक करती है, उसके अंदर जो मेथड ऑफ इन्वोकेशन है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए और फोकस होना चाहिए उन एक्टिविटीज के ऊपर जो स्ट्रिक्टली टर्म्स ऑफ लॉ में आती हैं। टेरर एक बड़ा एक्सट्रीम सेक्शन है, इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छी तरह डिफाइंड हैं। जब तक कोई एक्शन उसके दायरे में नहीं आता, सिर्फ उसको टेरर का नाम देना गलत है। और जब टेरर का नाम देते हैं उसके साथ अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी और टेरर एकदम अलग चीजें हैं। और अनलॉफुल एक्टिविटी और टेरर के साथ आप ये कम्युनल डिसहार्मनी नहीं ला सकते कि वो तीसरी तरीके का केस है। अब इन तीनों चीजों को इकट्ठा डाल के उसका मतलब आप थोड़े में कंफ्यूज हैं कि केस है क्या। तो ये तरीका पहली बात होना चाहिए। तो आपने पूछा इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी इसमें बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं आ सकती, और अगर टेरर का ऑफेंस हो उसके अंदर बेल मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रामा फेशी अगर केस सही बनता है, दैट इज प्रोसिक्यूशन का केस देखा जाता है, सिर्फ उसमें देखा जाए कि केस बनता है तो बेल मिलनी भी मुश्किल है, और इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड होता है वो भी एक्सटेंड हो जाता है।